नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल बमराड़ा विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आज की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 5 की पुस्तक रिमझिम जो कि हिंदी की पुस्तक है उसके बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे अध्याय 1 राख की रस्सी। आज की जो कक्षा है इसमें हमारे जो चर्चा बिंदु रहेंगे वो हम करेंगे पाठ का मुखर वाचन, जिसमें हम पाठ को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों और मुहावरों आदि का क्या अर्थ है, उसका हम निजी जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे कि जितने भी अभ्यास प्रश्न होंगे उसके बारे में आज की कक्षा में हम बातचीत करेंगे। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। तो ये जो कहानी है तिब्बत की, ये कहानी है तो वहां पर ये लोक कथा के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे कि आपने बहुत सारी कहानियां आप तक पढ़ी हैं पिछली कक्षाओं में, और जब आप पुस्तकालय में जाते हैं वहां पर भी आपने बहुत सारी कहानियां पहले से पढ़ी हुई हैं। तो आज जो ये कहानी है वो है लोनपोगार की, जो कि तिब्बत के 32वें राजा थे और उनका नाम था सोनगवसेन गाम्पो। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कौन मशहूर थे? वो जो उनके मंत्री थे जिनका नाम क्या है, लोनपोगार। वे अपनी चालाकी, वो बहुत चालाक थे और अपनी हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक बहुत ही मशहूर थे, प्रसिद्ध थे। कोई उनके सामने टिकता न था। मतलब कोई भी जो आदमी दूसरा होता था, जब उनकी हाजिर जवाबी की जब बात होती थी तो उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। सब उनके साथ क्या हो जाते थे, हार जाते थे उनसे हाजिर जवाबी में और चालाकी में। चैन से जिंदगी चल रही थी। उनकी जिंदगी क्या थी, बहुत ही आराम से सुकून से चल रही थी। वो बहुत खुश थे अपनी जिंदगी से। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, अब उनका क्या था, एक बेटा था जो कि धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। मतलब जो उनका बेटा था, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो उनको उसके लिए क्या हो रही थी, चिंता होती है। जैसे कि आप भी जब जब बड़े होते हैं तो आपके मम्मी पापा को भी आपके लिए क्या होती है, चिंता होती है। वैसे ही उनका बेटा जब बड़ा हो रहा था तो वो उसके लिए काफी चिंतित रहने लगे थे। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। भोला मतलब वो क्या था, बहुत ही सीधा था, शरीफ था। इस कारण उन्हें उसकी ज्यादा ही चिंता होती थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। मतलब होशियारी, जो चालाकी थी, वो उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। तो वो जो राजा के जो मंत्री थे लोनपोगार, उनको लगा कि मेरा जो बेटा है, जो उनका एक ही बेटा था, वो क्या है, बहुत ही सीधा साधा है, बहुत ही साधारण है। वो उसको तो बिल्कुल भी क्या है, चालाक नहीं है, क्योंकि वो खुद तो बहुत चालाक और हाजिर जवाब थे। तो इसलिए उन्हें उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी कि मेरा बेटा तो क्या है, बहुत ही सीधा साधा है। मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। मतलब वो सोच रहे हैं कि अभी तो ठीक है, अभी तो मैं इसका पालन पोषण कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बूढ़ा होता हो जाऊंगा तो तब इसकी देखभाल कौन करेगा और ये अपना जीवन यापन कैसे करेगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही सीधा साधा है। तो अब देखिए, अब तक हमने जितनी कहानी पढ़ी, जितनी कहानी सुनी, उसमें एक शब्द आया है हाजिर जवाबी और दूसरा शब्द आया है मशहूर। तो ये दो कठिन शब्द है जिसका अर्थ हम देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो हाजिर जवाबी का जो अर्थ है वो होता है कि चटपट उत्तर देने की निपुणता। मतलब जैसे देखिए, आपके कक्षा में ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि जैसे ही आपसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछते होंगे, वैसे ही आप तुरंत उसका क्या होते हैं, तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। अब हो सकता है कि वो जवाब कभी कभी गलत होता है, या हो सकता है वो जवाब कभी कभी सही भी होता होगा, लेकिन आपने तुरंत अगर किसी बात का जवाब दिया तो आप क्या कहलाएंगे, हाजिर जवाब। जैसे कौन थे, लोनपोगार, जो कि तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। दूसरा है मशहूर। मशहूर मतलब प्रसिद्ध। प्रसिद्ध कौन होता है, देखिए जैसे कि अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून में क्या प्रसिद्ध है, देहरादून में प्रसिद्ध है लीची। वैसे ही अगर हम अल्मोड़ा में जाते हैं तो अल्मोड़ा में क्या होती है, एक मिठाई होती है, बाल मिठाई, वो क्या है वहां की प्रसिद्ध। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मशहूर। मशहूर भी बोल सकते हैं आप, और उसको हम प्रसिद्ध भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा। अब उसने क्या किया, जो मंत्री थे लोनपोगार, उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़े दी
और बोला कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। अब वो जहां पर रहते थे तो वहां से थोड़ा दूरी पे एक शहर था, तो उन्होंने कहा कि आप जो ये भेड़े हैं 100 भेड़े, इन 100 भेड़ों को लो और इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, लेकिन जो भेड़े हैं उनको ना तो मारना है ना ही उन्हें बेचना है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। मतलब जब आप वापस आओगे पहले तो आप इनको लेके शहर जाओ, और उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो आप इसके साथ क्या लाएंगे, 100 जौ के बोरे इनके साथ वापस लेके आने हैं। मतलब हर भेड़ के ऊपर 1 जौ का बोरा होना चाहिए आपके साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। उन्होंने उनको क्या है, एक धमकी भी दे दी कि अगर आप ये ना कर पाए, मतलब अगर आप 100 जौ के बोरे अपने साथ ना ला पाए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया मतलब भेजा। अब उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने उनको 100 भेड़ें दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप जाओ और शहर की तरफ आप निकल जाओ, और जब आप वापसी करेंगे तो उस समय आप क्या करेंगे, 100 जौ के बोरे अपने साथ लाएंगे। देखते हैं आगे क्या हुआ। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया। अब जो उनका बेटा था वो क्या है, शहर पहुंच गया, मतलब जहां उसको उसके पिताजी ने जाने के लिए बोला था कि आप 100 भेड़े लेकर वहां पर जाओ, वो अब जो उनका बेटा था वो 100 भेड़े लेकर शहर पहुंच गया। मगर इतने पूरे खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। अब वो तो छोटा सा बच्चा था, और उन्होंने बोला था कि अब आपको 100 जौ के बोरे लाने हैं, लेकिन उसके पास पैसे तो थे नहीं। अब वो कहां से लाएगा 100 जौ के बोरे। अब देखते हैं। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब बेचारा वो क्या करता, क्योंकि ना बेच सकते थे भेड़ों को, ना ही उन्हें मार सकते थे। तो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए वो सड़क के किनारे आराम से तसल्ली से बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। मगर उसके दिमाग में क्या हुआ कि कोई भी उसका उपाय नहीं सूझ रहा था उसे कि अब मैं करूं क्या, अब मैं वो जो 100 जौ के बोरे हैं उनको खरीदूं कैसे। वह बहुत दुखी था। क्या होता, उसका मन बहुत ही क्या हो गया था, दुखी हो गया था। होने का उसका क्या कारण था, क्योंकि उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं 100 जौ के बोरे कैसे लूं। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। जहां पर वो बैठे हुए थे वहां पर अचानक से एक लड़की आई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो वो जो लड़की थी उस लड़की ने कहा कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम इतने उदास क्यों हो। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। अब लोनपोगार के साथ के जो बेटे थे, उन्होंने जो भी उनको परेशानी आ रही थी कि मेरे पास ये भेड़े हैं और मेरे पिताजी ने ये कहा है, तो मैं अब इसमें जो 100 जौ के बोरे हैं उनको कैसे खरीदूं, ये सारा हाल उन्होंने क्या हुआ उस लड़की को बताया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, मैं आपको इसका उपाय बताती हूँ कि ये कैसे कर सकते हो आप। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। अब उस लड़की तो बहुत समझदार थी, उसने क्या किया कि भेड़ों पे देखो, भेड़ जो होती है उस पे क्या होता है, ऊन बाल होते हैं, तो उन बालों से क्या बनती है, ऊन बनती है, तो उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। उसने क्या किया, भेड़ों के बाल निकाले और उनको बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। अब जो उसने भेड़ों के जो बाल उतारे थे, तो वो बाल उसने बाजार में बेचे और उससे जितने भी रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उन्हें वापस भेज दिया कि अब आप अपने घर वापस जाइए, क्योंकि अब आपका काम हो गया है। जो आपके पिताजी ने आपसे कहा था वो हमने पूरा कर दिया है, अब आप आराम से इत्मीनान से घर जाइए। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। पहले यहां पर एक कठिन शब्द आया है, हल। तो हल का मतलब होता है, दो प्रकार के देखिए हल होते हैं। एक तो हल होते हैं जिससे क्या होता है, खेत को जोता जाता है। जो आपने देखा होगा कि जब बैल होते हैं, जब आप अपने खेत को जोतने के लिए जाते हैं तो या तो आप ट्रैक्टर से जोतते हैं, लेकिन अगर आपका खेत छोटा है तो हम उसको किससे जोतते हैं, बैलों से जोतते हैं। तो बैल में हम क्या लगाते हैं, हल लगाते हैं, और उसके बाद हम जो हमारा खेत है उसको जोतते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि हमको जहां पर हम इस हल का प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर इसकी क्या महत्ता है और वहां पर इसका क्या अर्थ होता है। क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा कि वो कहां पर, किस सेंटेंस के बीच में, किस वाक्य के बीच में आ रहा है। जैसे यहां पर मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था,
तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि इस हल का मतलब जोतने वाले हल से नहीं है, यहाँ पर हल का मतलब है समस्या का समाधान, कि वो जो उसके पास एक समस्या आ गई थी उसका समाधान उसके दिमाग में आ नहीं रहा था। तो आगे देखते हैं अब क्या हुआ होगा। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, अब क्योंकि उसके पिता ने जो उससे कहा था वो उसने कर दिया, चाहे वो उसने किसी की मदद से किया या अपने आप किया। तो अब लोनपोगार के बेटे को लग रहा था कि उसके पिता क्या हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो उसने कर दिखाया। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जब वो घर पहुंचा और उसने अपने पिताजी को ये बात बताई, अपनी आप बीती बताई, तो उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब उसने जो भी बताया वो उन्होंने उनके पिता ने कुछ उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, सुना ही नहीं। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए और वो जब बोल रहे थे, जब अपनी आप बीती सुना रहा था उनका बेटा, तो वो उठकर ही कमरे से बाहर चले गए, उन्होंने उसकी एक भी बात ना सुनी। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, अब दूसरा दिन हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और फिर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब उन्होंने अपनी बात बोली कि आपने जो भेड़ों के बाल उतारे और उनको बेचा, तो ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैं आपसे क्या हूं, नाराज हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। और अब उन्होंने क्या किया कि फिर से उन्हें शहर भेजने की सोच ली, ठान ली और बोला कि आप दोबारा जाओ शहर और उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। फिर से उन्होंने वही शर्त रख दी जैसे उन्होंने पहले रखी थी कि आप ये 100 भेड़े लेकर शहर को जाओ और इनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर वापस आओ। तो अब आप सोचिए कि उन्होंने क्या किया होगा, जो लोनपोगार का बेटा था वो कैसे लेके आया होगा। आप तब तक इसके बारे में सोचिए। हम यहाँ पर एक कठिन शब्द आया, आप बीती, हो सकता है कि आपने पहले सुना होगा आप बीती। तो आप बीती का मतलब होता है कि स्वयं के जीवन में घटित होने वाली घटना या कहानी। क्योंकि जो लोनपोगार का बेटा था उसके साथ कुछ घटा था वहां पर शहर में कि एक लड़की आई, पहले वो एक सड़क के किनारे बैठा हुआ था, उसके बाद एक लड़की वहां पर आती है, वो लड़की उससे बोलती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करती हूँ, तुम्हारी मदद करती हूँ, आपकी मदद करती हूँ। और उसके बाद उसने उन भेड़ों के बाल काटे, उन्हें बेचा और उससे जौ के 100 बोरे खरीदे और उन्हें वापस घर भेज दिया। तो ये थी किसकी आप बीती, लोनपोगार के बेटे की, क्योंकि उनके जीवन में वो घटना घटी थी और ये घटना उसे आपसे घटना कह सकते हैं या आप उसे एक कहानी के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। एक दूसरा शब्द आया यहाँ पर, दोबारा। दोबारा मतलब फिर से, क्योंकि फिर से उनको क्या है, अब क्या करना है उनको, फिर से उन्हें उन्हीं भेड़ों को लेकर शहर जाना है और फिर से वही जौ के 100 बोरे लेकर वापस आना है। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। अब फिर से वही चीज हुई, 100 भेड़ें ली और शहर की तरफ रवाना हुए। लेकिन इस बार फिर वो क्या था, फिर वो निराश था, फिर वो दुखी था। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। यकीन मतलब उसे फिर से क्या था, विश्वास था कि जैसे पहले वो लड़की उसकी मदद के लिए आई थी, फिर से वो लड़की उसकी मदद के लिए यहाँ पर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब वो लड़की आई तो उसने फिर उससे बात बतानी थी कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे जो पिताजी थे उन्होंने तो मुझे कह दिया कि ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि आपने जो भेड़ें थी उनके बाल को क्या कर लिया, उतार लिया, और ये बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो ये बात उस लड़के ने, लोनपोगार के बेटे ने उस लड़की को बताई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। शर्त तो फिर से वही थी कि अगर आप जौ के 100 बोरे ना ला पाए तो आप घर में नहीं घुस सकते। लड़की सोचकर बोली, अब लड़की तो क्या थी, लड़की बहुत चतुर थी, होशियार थी। तो लड़की ने फिर सोचा और बोला एक तरीका है। अब उसके पास क्या आ गया, फिर से उसके दिमाग में एक तरीका आया, एक आइडिया आया। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। पिछली बार तो उसने क्या किया था, पिछली बार तो उसने जो भेड़े थी उनके बाल काट लिए थे, इस बार उसने क्या कर लिया, सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। फिर से उसने वही किया, बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। उसने सींग काटे, उनको बेचा, उससे जो पैसे मिले उससे फिर से 100 जौ के बोरे खरीदे और फिर से उसके बेटे को वापस घर भेज दिया कि अब आपका काम हो गया है, अब आप फिर से
घर जाइए। तो यहां पर एक शब्द आया है निराश। निराश का मतलब होता है दुखी, जैसे कि पहले भी आया था दुखी। दूसरा शब्द है यकीन। यकीन का मतलब होता है विश्वास, क्योंकि उसके बेटे को विश्वास था कि वो लड़की आएगी, उसे भरोसा था कि वो लड़की फिर से आएगी उसकी मदद करने के लिए, और जैसे वो आई भी। तीसरा शब्द है सौंप कर। सौंपना, सौंपना मतलब किसी को कुछ देना, किसी के जिम्मे करना कि आप इसकी, अब आपकी जिम्मेदारी है इस चीज को संभालने की, या प्रदान करना बोल सकते हैं या पकड़ाना बोल सकते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बोला है, पहले भी आपको बताया है कि ये कोई भी शब्द कहीं पर भी अगर आ रहा है तो उसके हो सकते हैं कि एक से अधिक अर्थ हो, लेकिन अब हमको देखना है कि जहां पर जिस वाक्य के अंदर वो शब्द आया है वहां पर उसका क्या अर्थ निकल रहा है। जैसे कि यहां पर क्या आया है कि बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया, मतलब उसको उसने उसकी जिम्मेदारी पे छोड़ दिया कि अब ये जो 100 जौ जौ के जो बोरे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है इन्हें घर तक पहुंचाने की, क्योंकि लड़की ने अपना काम कर दिया था। अब देखते हैं अब आगे क्या हुआ होगा। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। अब फिर से उसने तो खुश होना था, क्योंकि उसके पिताजी ने जो बात बोली थी वो उसने फिर से पूरी कर दिखाई थी। तो उसने भेड़े और जौ के बोरे अपने पिता को हवाले करते हुए उनको देते हुए बोला, और कि मैंने आपका काम कर दिया है, इसलिए उनका बेटा क्या था, बहुत ही खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। फिर से जो जो उसके साथ वहां पर घटा था कि लड़की आई, उसने सींग काटे, बेचे, फिर 100 जौ के बोरे खरीदे और उसके बाद उसको घर वापस भेज दिया, ये सारी कहानी उसने किसको बताई, अपने पिताजी को बताई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब जो लोनपोगार थे, जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि अगर वो लड़की इतनी समझदार है, इतनी ही चतुर है, इतनी चालाक है, इतनी तेज है, तो वो हमको एक 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। अब वो क्या हुआ, फिर शहर गया, फिर उसने इंतजार किया, वो लड़की फिर से आई, और जो उसके पिताजी ने कहा था, जो संदेश जो भिजवाया था, जो मैसेज जो भिजवाया था, वो संदेश उसने अपने पिताजी को अपने पिताजी का जो संदेश था वो उसने उस लड़की को बता दिया, दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, ठीक है, लड़की ने बोला कि ठीक है, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। अब उसने कहा ठीक है, आपके पिताजी चाहते हैं कि मैं एक राख की रस्सी बनाऊं, तो ठीक है मैं बनाऊंगी, लेकिन आपके पिता को वह गले में पहननी पड़ेगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब राख की रस्सी, अब आपने आपके घर में जैसे चूल्हा जलता है तो आपने देखा होगा कि जब लकड़ियों की जो राख बनती है, क्या उस राख से रस्सी बन सकती है? और वैसे जो रस्सी होती है, साधारणतः जो रस्सी होती है वो काय की बनी हुई होती है। तो ये आप सोचिए कि आपके घर में जो रस्सियां हैं वो किस किस चीज की बनी हुई है, क्या वो घास से बनी हुई है, क्या वो प्लास्टिक से बनी हुई है, क्या वो ऊन से बनी हुई है, किस प्रकार के घर में आपके घर में रस्सियां बनी हुई हैं, और क्या आप स्वयं भी ऐसी कोई राख की रस्सी बना सकते हैं? आप कोशिश कीजिएगा घर में राख की रस्सी बनाने की कि क्या वह बन सकती है या नहीं। अब यहां पर एक शब्द आया है विजयी। विजयी का मतलब होता है जीत जाना। जैसे हम कभी कोई गेम खेलते हैं तो गेम में हम जीत जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उसमें विजयी हो जाते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, उसमें एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, तो एक टीम उसमें क्या हो जाती है, विजयी हो जाती है, और दूसरी क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। विजयी होना और जीत जाना का जो विलोम शब्द है वो है हार जाना, वैसे ही विजयी का है पराजयी। दूसरा इसमें शब्द आया है असंभव। एक शब्द और भी आया है हमारे पास, संदेश। संदेश का अर्थ होता है समाचार या खबर, क्योंकि उसने जो उसके पिताजी का जो संदेश था वो उस लड़की को सुनाया था कि मेरे पिताजी ने ये बोला है, तो अब आप ये कीजिए। तीसरा शब्द आया असंभव। असंभव का मतलब होता है जो संभव ना हो, जिसे किया ना जा सके, या नामुमकिन। नामुमकिन मतलब जिसको कि हम कर ही ना सके। जैसे कि अगर हम बोल दें कि भाई आप अपने सिर के बालों को गिनिए, तो क्या वह मुमकिन है? तो वो एक असंभव सा क्या है, काम है, जो कि इतनी आसानी से करना उसे संभव ही नहीं है। अब इस कहानी में आगे क्या होता है। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। अब उसने क्या किया, एक रस्सी ली जो कि कितनी, 9 हाथ लंबी।
क्योंकि लोनपोगार ने क्या कहा था कि मुझे एक 9 हाथ लंबी रस्सी राख की चाहिए। उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। अब उसने क्या किया कि वो जो रस्सी थी, उस रस्सी को एक पत्थर के ऊपर रखा घुमा के गोल में, और उसको उस पर आग लगा दी। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। आप भी माना आप एक तागा लेते हैं, उस तागे में आप उसमें आग लगाते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ देर बाद वो जल तो जाती है, लेकिन जो उसकी राख होती है वो राख वहां पर बची हुई होती है। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। अब उसने कहा ठीक है, मैंने बना ली है, आपने जो बोला था, मैंने वो रस्सी बना दी। अब जो राख बची थी, उस राख का जो वहां पर एक जो उसने गोला बना रखा था, उसने जो एक माला बना रखी थी, एक रस्सी बना रखी थी, वो रस्सी उसने कहा कि ठीक है, मैंने बना दी है, अब आप इसे पहनिए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गई। अब लोनपोगार तो सोच रहे थे कि ऐसी रस्सी क्या है, बनाना ही क्या है, असंभव है, ऐसी बन ही नहीं सकती है। लेकिन जब वो लड़की वो रस्सी लेकर वहां पर आई, तो जो लोनपोगार थे वो क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। अब आप भी देखिएगा कि क्या राख की अगर कोई रस्सी बनी हुई है ऐसी, अगर उसमें आकृति बनी हुई है एक रस्सी की, जैसे कि ये है, ऐसी वो रस्सी बन गई है। अब है क्या ये राख, अब राख को क्या होता है, जैसे ही आप उठाने की कोशिश करेंगे वो क्या हो जाएगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल चूरा चूरा होती है, तो उसको पहनना तो बहुत दूर की बात है, उसे उठाना ही क्या है, बहुत ही मुश्किल भरा काम है, एक नामुमकिन सा काम है वो भी। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। अब लोनपोगार क्या थे, वो तो बहुत होशियार थे, हाजिर जवाब थे, लेकिन लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी बिल्कुल भी नहीं चली, वो धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। अब क्या हुआ, जब ये घटना घटी तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी वक्त को जाया नहीं किया, वेस्ट नहीं किया टाइम को, और उन्होंने उस वो जो लड़की थी उसके सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रख दिया कि आप मेरे बेटे से क्या कर लो, शादी कर लो। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लड़की थी, उस लड़की ने वो जो प्रस्ताव था शादी का, उसको हाँ किया, और उसके बाद धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब देखिए इसमें एक शब्द आया है, धरी रह गई। यहाँ पर आया धरी रह गई, तो धरी रह गई का मतलब होता है कि काम ना आई, मतलब उनकी जो योजना थी लड़की को आजमाने की कि भाई क्या ये लड़की बहुत समझदार है, जो अपनी समझदारी दिखा तो रही है, लेकिन क्या सचमुच में इतनी समझदार है, तो वो उनकी योजना बिल्कुल भी वहां पर काम ना आई, उनकी योजना धरी रह गई। दूसरा शब्द आया है गंवाना। बिना वक्त गंवाए, गंवाना का मतलब होता है खोना या लुटाना। तो यहां पर जो ये वाक्य है, बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया, तो यहां पर बिना वक्त खोए, यहां पर इसका अर्थ है खोना, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत ही लड़के के सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रख दिया। फिर प्रस्ताव, प्रस्ताव का मतलब होता है प्रसंग या अवसर, मतलब उन्होंने उसको एक अवसर दिया था कि ठीक है, आप मेरे बेटे से शादी कर लो, अगर आप इतनी समझदार हैं तो उनके सामने, क्योंकि वो लड़की तो गरीब घर से थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो, और लड़की ने भी सोचा कि भाई अच्छे हैं, मंत्री के बेटे हैं, तो मैं इस ये जो शादी का जो प्रस्ताव है इसको हाँ कर देती हूँ। फिर है धूमधाम का अर्थ होता है क्या, धूमधाम मतलब होता है चहल पहल। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी शादी हो, आपके गांव में कभी शादी हो रही हो, या मेला हो रहा हो, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, चहल पहल होती है, धूमधाम होती है। तो जब शादी होती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो उनकी शादी क्या हुई, वहां पर बहुत धूमधाम से उनकी शादी हो रही है। धूमधाम मतलब यहाँ पर बहुत सारे भीड़ हो, लोग हो, वहां पर गाना बजाना चल रहा हो, वहां पर अच्छा खाना हो, तो वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो धूमधाम का प्रयोग है, धूमधाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है, फिर से शादी के लिए, कि जब उन दोनों की शादी हुई तो बहुत ही धूमधाम से हुई। एक और शब्द आया है चकित। लोटपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। चकित का मतलब होता है आश्चर्य, हैरानी, मतलब उन्होंने रस्सी को देखा, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि इस रस्सी को बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब असंभव सा काम है, लेकिन उस लड़की ने उसको कर दिखाया, इसलिए वो क्या हो गए, उस रस्सी को देखकर चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये हुआ कैसे, मतलब इस लड़की ने ये कर कैसे दिखाया। और ऊपर से वो लड़की वो जो रस्सी थी, उस रस्सी को बनाकर उनके ही पास ले आई और बोला कि ठीक है, मैंने बना दी है, अब आप इसे गले में पहनिए। तो जैसे कि हमने आज की
जो ये पाठ था, इस आज के पाठ को हमने पूरा पढ़ा और इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि आपको हो सकता है कि कहानी पूरी समझ में आ गई होगी और कहानी आपने पूरी समझ ली होगी और आपको ये भी बताना है कि भाई आपको ये आज की जो कहानी थी वो कैसी लगी। तो अब हमारे पास इसमें एक चर्चा प्रश्न है कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भूलेपन से चिंतित रहते थे, ठीक है? क्योंकि आपने अभी पढ़ाई है इस कहानी में कि जो लोनपोगार थे, जो मंत्री थे, वो अपने बेटे के भोलेपन से बहुत ही चिंतित रहते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सीधा था। तो अब आपने ये बताना है कि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो अब आप अपने मन में सोचिए कि वो क्यों परेशान रहते होंगे। तो वो इसलिए परेशान होते थे क्योंकि एक तो उनका बेटा बहुत ही क्या था, भोला था, सीधा था और ऐसा लगता है कि वो सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा, अपना जीवन यापन कैसे करेगा और वो कैसे अपना जीवन को आगे बढ़ाएगा। इसलिए वो उसके बारे में सोच सोच कर ही क्या होते रहते थे, परेशान होते रहते थे। तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तो वो ये प्रश्न है कि भाई अगर आप मंत्री की जगह होते, माना आप लोनपोगार होते, तो आप क्या करते। आप जो ये परेशानी है, ये जो उनके बेटे का भोलापन है, उसको आप कैसे दूर करते, क्या करते उसके लिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम ये कर सकते हैं कि भाई हम अपने जो बच्चा है, अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं, उसको इधर उधर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं और लोगों से मिलवा सकते हैं और उसे अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और विद्यालय में क्या होता है, जब कभी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कभी कोई खेलकूद के कार्यक्रम हो, तो वहां पर उसको प्रतिभाग करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो चीजों में बढ़ चढ़कर भाग ले और लोगों से सीखे कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना करना मैंने आपको पहले भी कहा था, रवाना करने का मतलब होता है भेजा। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो अब हमारे पास जो चर्चा प्रश्न है वो ये है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा होगा, शहर ही क्यों भेजा होगा, कहीं और क्यों नहीं भेजा, जंगल क्यों नहीं भेजा। तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा क्योंकि शहर में क्या होता है, एक तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वहां पर अपने आप को, आपको संभालने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा तेज बनना पड़ता है, थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ती है। तो इसलिए उसने क्या किया था, अपने बेटे को शहर भेजा था, जिससे कि वो क्या हो गया, लोगों से एक दूसरे से बात कर सके और समझ सके कि भाई मुझे जो काम मेरे पिता ने दिया है उस काम को मुझे कैसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाना है। दूसरा प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। तो अब आप सोचिए कि उसने भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा होगा। शहर के साथ इसीलिए भेजा था क्योंकि वहां पर वो लोगों से बातचीत करे और उनसे सीखे कि ये काम कैसे किया जा सकता है, जो 100 जौ के बोरे लाने हैं वो कैसे हम लेके आ सकते हैं और उनको नहीं मारना है भेड़ों को और ना ही उनको बेचना है। तीसरा प्रश्न है कि तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न का जो उत्तर है, ये आपने अपने घर के जो आपके मम्मी पापा हैं या आपके दादा दादी हैं उनसे पूछना है कि पहले आप कहाँ रहते थे, घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। कई सारे आपके आसपास कोई ऐसे लोग होंगे जो कि पहले आपके गांव में रहते होंगे लेकिन अब वो शहर में चले गए हैं या किसी दूसरी जगह चले गए हैं। तो उनसे आपने पूछना है और पता करना है कि अब आप कहाँ पर रहते हैं। उनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। मतलब आपके पड़ोस में अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अब शहर चले गए हैं या किसी दूसरी जगह रहते हैं, तो उनसे आपने पूछना है कि वो जो उनका निर्णय था गांव को छोड़ने का या उस जगह को छोड़ने का, तो क्या वो उससे खुश हैं अथवा नहीं। क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। ठीक है, तो आपने एक पुरुष से बात करनी है, एक महिला से बात करनी है और एक बच्चे से, परिवार के न हो, जो कि आपके परिवार से बाहर के हों। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो उनसे आपने ये भी पूछना है कि ठीक है, अब आप शहर में तो चले गए हैं, अब आप शहर में रह रहे हैं, लेकिन आपका कारण क्या था कि आपने गांव को छोड़ दिया। तो हो सकता है कि उनके पास कुछ कारण हो, कुछ वजहें हो। तो ये वजहें आपने उनसे पूछनी है और उसके बाद ये चीजें आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो आज का जो अध्याय था राख की रस्सी, उसमें हमने चर्चा की
एक तो हमने उस पाठ को क्या हुआ पढ़ा और उसके अर्थ को समझने की कोशिश की कि ये जो कहानी है राख की रस्सी, इसमें किसके बारे में बात की गई है, चर्चा की गई है। दूसरा, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों और मुहावरों आदि का सरल अर्थ, क्योंकि कहीं कहीं पर कोई शब्द ऐसे थे जिनका कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग कम करते हैं, तो उसका अर्थ जब हमें नहीं आता है तो हमें कहानी को क्या होता है समझने में दिक्कत आती है। तो उन शब्दों का अर्थ हमने आज जानने की कोशिश की और पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर भी हमने कुछ बातचीत की, जो कि आपको गृह कार्य के रूप में भी दिए गए, उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आशा करता हूं कि आज पाठ में की गई चर्चा को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगली हिंदी की कक्षा में। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।